हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर दी है अपनी सिक्योरिटी को लेके। इंडिया ने सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए फिजा में 150 सैटेलाइट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियली उनके मीडिया के ऊपर ये बात जो है चल रही है कि इंडिया 150 सैटेलाइट को फिजा में भेजेगा जो कश्मीर की कड़ी से कड़ी निगरानी करेंगे। और साथ साथ उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब कश्मीर में कभी कोई अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है आने वाले 3 सालों में 150 सैटेलाइट कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके फिजा में भेजेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अब बॉर्डर के ऊपर सैटेलाइट की निगरानी होगी, कोई भी चीज़ चूंटी तक आर पार नहीं हो सकती, तो ये बात गलत नहीं होगी। और दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है जारी रहेगी। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इस वक्त जो है इस पोजीशन में है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है उस दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए। पहला स्टेप इंडिया ने टेक्नोलॉजी को लेकर किया है, सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला कर दिया है। अगर आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया की टेक्नोलॉजी की तब भी लोगों ने बड़ी वाहवाही की थी जब उन्होंने चंद्रयान किया था। और अब जो है एक लेटेस्ट खबर आ चुकी है कि 150 सैटेलाइट कश्मीर की निगरानी में इंडिया ने लगा दी है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के इस वॉर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ऊपर बात करेंगे। यूथ का क्या रिएक्शन आने वाला आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कश्मीर में जो अटैक हुआ इसकी हम सब यानी उसके हम सब पाकिस्तानियों को, हम सब मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाएं। बात यह है कि अटैक शायद मुसलमानों पे हो या फिर हिंदुओं को, जिस पर भी हो ना, इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, तो उसे हमें जो है ना उसमें हमें नुकसान होता है, सारी इंसानियत को नुकसान होता है। दूसरी बात ये कि अगर इंडिया ये बात कहता है कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं वो करेंगे, ये करेंगे, ये सारी बातें वो सिर्फ कर रहे हैं। असल में ना और इंडिया में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद इसके जो जिस तरह पॉलिटिकल हालात हमारे वो मुल्क में है ना, उसी तरह के हालात शायद इंडिया में भी हो ना, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए शायद ये बात कर रहे हो। लेकिन ये बात गलत है कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए करेंगे, वो करेंगे। यही टेक्नोलॉजी थर्ड वार की भी वजह बनेगी और दुनिया को ख़त्म भी यही टेक्नोलॉजी करेगी। मतलब टेक्नोलॉजी इंसान को महफूज भी कर सकती है और टेक्नोलॉजी इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। हाँ, टेक्नोलॉजीज़ के तो यानी पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एटम बम की बात करें या जितनी भी बंदूकें वगैरह, जितनी भी वो केमिकल हथियार जो है ना वो बनाए गए हैं, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि सेफ्टी होती है ना। वो एक मुल्क अगर पाकिस्तान एटम बम बनाया ही सेफ्टी के लिए, चलाने के लिए नहीं बनाया होता। एक एटम बम चलाया गया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने इंडिया पे चलाया, इंडिया ने पाकिस्तान पे चलाया, तो दोनों मुल्क है ना। वही अभी वाघा बॉर्डर में इंडिया और पाकिस्तान में इतना फासला तो नहीं है, 20-30 किलोमीटर का फासला होगा ना। अगर इंडिया वाले इधर एटम बम चला या उधर एटम बम चला जाए तो फिर तो दोनों मुल्क तबाह होंगे ना, सारे। अगर इसके साथ अगर दूसरे मुल्क को चलाए ना, तो सारे इंसानियत को खतरा होगा, सारी दुनिया को खतरा होगा। इस वक्त हालात इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़े सेंसिटिव हैं, खबरों में बता रहे हैं बड़े सेंसिटिव हैं। दोनों तरफ की फौजी अलर्ट है। आज रात, कल रात, 3 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। तो क्या फील आ रही है रात को सोते वक्त, कुछ ख्याल आता है? नहीं, पहली बात तो ये सारे अफवाहें हैं, क्योंकि असल में ना किसी मोदी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं आज वो बड़ा स्टेटमेंट है, नहीं उसने ऐसा नहीं कहना कि मैं आज पाकिस्तान में हमला टाइम नहीं बताया, टाइम तो नहीं बताया। ऐसी बातें करती है तो पॉलिटिक्स की बात है, नहीं तो वैसे ही कर देंगे। अगर शहबाज शरीफ की बात करें, वो कहता है कि अगर जवाब भी कराए में हम भी ये करेंगे, वो भी इस तरह कहते हैं ना। तो असल में बात ये आपके लिए सॉरी भी कहता हूँ कि मोस्टली जो मीडिया वाले हैं ना, ये इस बात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ना। कोई भी अच्छी बात हो या बुरी हो, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मीडिया वाली करते हैं। तो मैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही हूँ कि नेगेटिव रिपोर्टिंग करती नजर आ रही अभी तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम आपको जवाब किस तरह देते हैं। अगर हमने नेगेटिव जवाब दिया तो ये तो उस ट्रेन में चला जाएगा जो ट्रेन जा रहा है कि हमला होगा, ये होगा ना। हमला होगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा कि अगर वो हमला करेंगे फिर भी हम भी तैयार हैं ना, इंशाल्लाह करेंगे। जब जंग की सूरत हाल आ जाती फिर तो तैयारी पकड़नी पड़ती है ना। जंग की सूरत हाल आ जाए इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क की दिफा हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई मुल्क है तो सब है ना, यही बात है। पहले मुल्क है, उसके बाद हमें ना। मुल्क नहीं रहेगा तो हम किधर रहेंगे, किधर जाएंगे? अभी फलस्तीन को देखना, फलस्तीन का तबाह हो गया, गजा तबाह हो गया, तो वो लोग कहाँ गए? कोई इधर कोई उधर, सारे कुछ घर हो गए उसका भी ना। ये जो सिचुएशन है, और इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी को देख लें, अपने डिफेंस को देख लें, आर्मी को देख लें, नेवी को देख लें, हाई अलर्ट के ऊपर रखा हुआ है। सियासतदान, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड, सारे पाकिस्तानी इंडिया से निकल चुके हैं। डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है उसको ताले लगने वाले, मतलब वो कह रहे
कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, कोई भी। आपको नहीं लग रहा कि बहुत नुकसान होगा, ऐसे और ज़्यादा नुकसान होगा? नहीं, ये तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फ्रीडम जो है ना, उससे तकरीबन 1947 अगर हम देखें ना, 65 की जंग, 71 की, फिर 95-96 में भी जंग हुआ, 2003 में भी शायद अटैक हुए थे। ये तो बातें होती रहती है ना, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जो पहले होते थे कि हम अटैक करेंगे, वो करेंगे, बंदूक आई, फौज आपस में। अब ये दौर उस चीज़ों का नहीं, अब केमिकल वेपन्स हैं, सारा कुछ तबाह हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, इन पॉलिटिकल जो जितनी भी पॉलिटिक्स के जो बंदे हैं या फिर फौज के आला तरीन बंदे हैं ना, जो जर्नल वाले, उसको ज़रा सोचना चाहिए कि इसका इम्पेक्ट दुनिया पे क्या होगा, पूरी सिटीजनशिप पे क्या होगा ना, उसको ज़रा सोचना चाहिए ये बात कहने से पहले कि हम जंग चढ़ेंगे या फिर वो चढ़ेंगे। वो हाँ, पहले ज़माने की जंगें ठीक थी, वो बॉर्डर तक थी, वो तो थे ना, कुछ हज़ार हाँ। 1000-2000 के बीच जंग होते, 5-6 के बीच। अभी तो फिर वो सारा कुछ बटन्स पे है। हाँ, बटन्स पे है। एक बटन चलाई तो फिर या इंडिया तबाह या पाकिस्तान तबाह, दोनों तबाह। ये बात होगी ना। ये इंडिया की फौज भी जंग नहीं चाहते, हमारा फौज भी नहीं चाहते, ये एक ड्रामा है। और आप पख्तूनख्वा में देख लेना तो हमारे वजीरिस्तान, सवात, शांगला, बुनेर, इधर दहशतगर्दी होती है, ठीक है। हमारे पठान लोग मरते, कौन करते हैं? दहशतगर्द किधर से आते हैं? ये जो कहते हैं ना कि पुलवामा में पाकिस्तान दहशतगर्द कहाँ से आए, तो ये पाकिस्तान से किधर से आते हैं? ये खुद करते हैं ना। इधर जो पठान मरते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि अभी जो इंडिया ने थ्रू अफगानिस्तान बॉर्डर वजीरिस्तान में दहशतगर्द भेजे, कल इसके बयान था ना, तो ये लाहौर में क्यों नहीं भेजते, इस्लामाबाद में क्यों नहीं भेजते, रावलपिंडी में क्यों नहीं भेजते, सिर्फ पख्तूनख्वा में क्यों भेजते? ये मसला तो है ना, ये पॉइंट तो है ना। इधर इंडिया इधर से नज़दीक है, पख्तूनख्वा से नज़दीक है, इधर नज़दीक है ना, इंडिया का बॉर्डर ये बॉर्डर है ना, तो ये दहशतगर्द इधर क्यों नहीं आते, पख्तूनख्वा में क्यों जाते हैं? ये सब ड्रामा है, जिधर मादनियात है उधर आर्मी है, उधर जंग है, बस यही बात है। ये कश्मीर है, सब ड्रामा है, ये कोई भी जंग नहीं चाहता। ये नहीं पाकिस्तानी फौज जंग चाहता, नहीं इंडिया फौज जंग चाहता है, ये दोनों तरफ ड्रामा है। क्या है, अभी तो हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि सोशल मीडिया से खबरें पहुंचती है कि आज रात हो सकता है इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ जाए, 3 दिनों बाद इंडिया पाकिस्तान सामने आ जाए। जो सेंसिटिव लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे बात हो, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, दुनिया पूरी जंग की हालत में आ जाएगी। इंडिया का अपना ब्लॉक है, पाकिस्तान का अपना ब्लॉक है, रशिया यूक्रेन देख ले, इसराइल फलस्तीन देख ले, अब तीसरी जंग क्या दुनिया नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर, ये जंग मैं कहता हूँ कि अगले 20 साल में भी नहीं होगा। ये सब ड्रामा है, ये एक अटैक हो जाएगा, इधर मासूम लोग मर जाएंगे, इधर एक अटैक हो जाएगा, मासूम लोग। अब हमारी आर्मी और इंडिया की आर्मी कभी भी जंग नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये सब ड्रामा है, सिर्फ लोगों को मरवाने के लिए, मासूम लोगों के लिए। अगर जंग नहीं करेगा तो पीस भी तो नहीं हो रहा ना। ये तो ड्रामा है ना, पैसा कमाना है। ये हमारी फौजी मालदार क्यों है? ये जो अमेरिका में जजीरे है, कनाडा में जजीरे है, ये जजीरे कहाँ से आते हैं? सरहदों की हिफाजत के लिए होती है। इंडियन आर्मी की फोर्स अपने बॉर्डर पे मौजूद है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी फौजें पैगाम भेज रही है कि घबराओ नहीं, आप हैं तो आप सेफ है, हम हैं तो आप सेफ हैं। ये सब ड्रामा है। हमारा हुकूमत जो बना है वो शहबाज शरीफ का, ये सही तरीके से बना है। फॉर्म 47 वाले हैं ना, किस ने मरा है? फौज ने मरा है। किस लिए? अपने पैसे कमाने के लिए, अपने पावर को गेन करने के लिए। बस ये सब ड्रामा है। मैं ये बात कर कहना चाहता हूँ कि ये सब ड्रामा, न इंडिया जंग चाहता है, न पाकिस्तान चाहता है, सिर्फ मासूम लोगों को मरवाना चाहता है। हमारे KP में तकरीबन सारे पाकिस्तान में 90,000 लोग दहशतगर्द में शहीद हुए, इसमें 80,000 हमारे खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए। ये तो जुल्म है सरासर ना। ये दहशतगर्द क्यों कंट्रोल नहीं करते? इसलिए कि इसके नुकसान है, इसमें पैसा नहीं है। जब वो जंग करेंगे इसको इसमें फिर पैदा होगा, तो ये बात है मेरी। तो सर, ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया लॉन्च कर रहा है कश्मीर को लेके, सैटेलाइट सिस्टम से, सैटेलाइट आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजी में। देखिए इंडिया ने चांद के ऊपर कदम रखा, फिर इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल भी बना लिए, फिर वो आए दिन कुछ ना कुछ स्पेस को लेके करते रहते हैं। तो ये स्टांस आपको कैसा लग रहा है उनका? वो कह रहे हैं कि अब कश्मीर में इसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्योंकि इधर फौज का कंट्रोल जो है बॉर्डर के तक महदूद है। ये मेन वजह उधर जो गवर्नमेंट आते हैं वो सही तरीके से आते हैं। इधर उधर मेरठ है, गवर्नमेंट सही तरीके से, पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं आता। उधर जो है मेरठ है, इधर मेरठ नहीं, इधर सब सिफारिश है, पैसा चलता है। तो इसलिए उसके टेक्नोलॉजी भी हमसे गई है, उसके टैलेंटेड लोग भी हमसे। क्रिकेट को देखो, हमारे क्रिकेट में एक टीम में तकरीबन 5-6 बंदे सिफारिश पे खेलते हैं, उधर देखो सब टैलेंट पे खेलते हैं। उसके टीम को देखो, वर्ल्ड कप जीते हैं। क्रिकेट तो बहुत आगे, IPL को देखो, ये मेन बात है ना। इधर मेरठ नहीं है, उधर मेरठ है। तो बस ये मैं कर। तो सर, अगर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है तो ये हम आए मुकाबला करते हैं ना, तालीम में, कारोबार में। ये बात है, तालीम में करो, कारोबार में करो, टेक्नोलॉजी में करो। बाहर में ही क्यों बाहर क्यों? अमन चाहिए। हम लोग मासूम लोग क्यों मरते हैं? फौज क्यों नहीं मरती? आप जब भी देखेंगे तो मासूम लोग मरेंगे। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि फौज मर गया। फौज पे भी उधर मरते नहीं, बहुत कम होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना पड़ता है ना। इस तरह तो आप कह रही है ड्रामा हो रहा है। हमारे पठान भाई किधर गया? वो जो कह रहा था मैं सबसे आगे जाऊंगा, मैं जंग करूंगा, ये जज्बात ही हो गया ना। जज्बाती हो गया, जज्बात से नहीं। जज्बात आ गई। इस वक्त आपको लगता है कोई सेंसिटिविटी है दोनों तरफ
माहौल में? बिल्कुल है। Sensitivity है ना, हमारे हाँ। सादा सिंपल लोग हैं, वो जज्बात में आ जाते हैं कि हम जंग लड़ेंगे। हाँ। बिल्कुल जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, दोनों तरफ से अमन चाहिए। हमारे अफगानिस्तान में भी अमन चाहिए, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। जब इधर अमन आएगा तो हम तरक्की सही करेंगे। बात अब यूरोप को देखो, ये अमेरिका को देखो कि वो सब मुल्क इकट्ठा होके अमन लेके आते हैं। हाँ। अमन चाहिए हमें, अमन से तो तरक्की सर है। इतनी खूबसूरत आप बातें बोल रहे हैं, 78 साल हो गए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट रुशी है। देखिए बलूचिस्तान में कुछ होता है, हम कहते हैं रो की साजिश है। हाँ। इंडिया में कुछ होता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की के। साजिश ये है। जो साजिशी गेम है सर, हम पीस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया नए से नए हथियार खरीद रहा है, ज़ाहिर है आवाम का पैसा लग रहा है। वो कह रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान बोलता है मैं अपनी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। दोनों ही लेटेस्ट से लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट से लेटेस्ट जहाज, लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट, गोलियाँ, बम, बारूद, किसके लिए आखिर? ये फिर मैं कहूँगा ये सब ड्रामा। ये मलेशिया की इतनी ताकतवर फौज नहीं, वो तरक्की पे। तुर्की को देखो, ये हमारे अरब कंट्रीज़ को देखो, उधर एटमी ताकत है वो नहीं है ना, वो क्यों तरक्की पे है? अमन है उधर। सबसे बड़ी बात वो उधर इंसाफ है। अब एक गलत कार्य पुलिस आपको जेल में डालेगा। इधर अब अगर आप ताकतवर बंद हो तो पुलिस आपको कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आप कोई हमारी तरह गरीब हो तो आपको जेल में डालेगा। बस यही बात है। हम सबसे पहले जिधर जिस कंट्री में इंसाफ होगा, उधर अमन होगा, उधर तरक्की होगी। तो तरक्की में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की को किस नज़र से देख रहे हैं? दोनों कंट्रीज़ ने अलहदगी के बाद 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली? मैं तो कहूँगा कि 1970 तक हम उससे आगे थे तरक्की में। ठीक है, हमारे डैम भी ज़्यादा बनी थी, टेक्नोलॉजी में भी, हम तालीम में भी ज़्यादा आगे थी, फौज भी हमारे तरफ सही तरीके से था। लेकिन अब अगर हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक दफ़ा नहीं 100 गुना हमसे ज़्यादा तरक्की पे है, उसका टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है। क्रिकेट को देखो, जिधर इंसाफ भी उधर ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल इंसाफ की दर्जा उड़ाई जाती है। इधर मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है, बस खाइना। हम पुश्तों में कहते हैं कि खाइना पुरसान है, ये खालिना पुरसान है पाकिस्तान। बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। सर क्या लास्ट पे कोई पैगाम दे दे प्लीज़? पैगाम मैं यही कहूँगा दोनों तरफ के कंट्रीज़ को कि अमन होना चाहिए, गरीब लोगों, बेगुनाह लोग नहीं मरने चाहिए। अगर आप जंग करना चाहते तो बॉर्डर अपने एक फौज अपने साथ करो, आवाम को बीच में मत लाओ, क्योंकि हमें अमन चाहिए। हमें अमन चाहिए, किसी भी तरीके से हमें अमन चाहिए, बस लड़ाई नहीं चाहिए। पहले तो ये है ना, सबसे तो मैं कोशिश ये करना चाहिए, अमन ज़रूरी है, लेकिन अमन ज़रूरी है। लेकिन वो बार बार धमकी देते, कभी कहते हम पानी बंद करने, कभी कहते ये बंद करने। तो फिर ये मैं आर्मी चीफ से मेरा रिक्वेस्ट है फौज से, तो ये 47 सी ना आर्मी चीफ से ये हथियार जो है ना ये पठानों को दे दो। सबसे पहला हम लड़ेगा, पठान आगे बॉर्डर पे होगा, पठान लड़ेगा, पठान आएगा आगे, पठान आगे आएगा। पठान इंशाल्लाह ताला 100 किलोमीटर फौज से आगे लड़ेगा। फिर इनको मैं दिखाते ना जंग क्या सा मुसलमानों के साथ। टेक्नोलॉजी की वार है, ऊपर से ही आएगा, कुछ आएगा नीचे से नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या है, मुसलमानों के साथ अपने एक ताकत है ना, अल्लाह ने एक ताकत दे, अल्लाह ने एक पावर दिया ना, कुछ नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी ने इंशाल्लाह ताला अपना पावर पे नीचे गिरा देगा। इतनी बड़ी बात, बहुत ना बड़ी बात। टेक्नोलॉजी को हाथ के पावर से टक्कर दोगे। पठानी वो कौम है ना, 80 साल आपको पता है ना, कबाइल जंग से लड़ रहे हैं। वो पहले कबायली जंगे होती थी, अभी भी होते हैं, अभी भी हमारा इलाकों में। और जंग क्यों करनी है? अभी कहते हैं मैं पीस करूंगा, आप कहते हैं हथियार दो, जंग करूंगा। कर लेगा इंशाल्लाह। हमारे तो जो है ना, उसको ऑर्डर दे दो, सिर्फ ऑर्डर दे दो, आज रात को ऑर्डर दे दो ना, मैं उधर पहुंचेगा बॉर्डर पे। इतना जज्बा है, इतना जज्बा है लड़ने का। अच्छा, किस बॉर्डर से लड़ोगे? लाहौर बॉर्डर से कि वो दूसरा जो अफगानिस्तान और इंडिया वाली साइड से? वो जिधर से वो कह देगा उधर से लड़ेगा। मतलब आप फ्री सिपाही हो? फ्री सिपाही है ना। और पहले तो यही हम कह रहे ना, अमन से अमन चाहिए। पहले तो यही हम कह रहे हैं, अमन सबसे बेस्ट चीज अमन है ना। खतरा महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ हालात, कोई दूसरी तीसरी कंट्री मिलके ये हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? देखिए, दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया का मैं आज 3 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जो रिएक्शन आ रहा है, जो उनके गम है, जो उनका गुस्सा है, वो ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं तमाम इंडियंस। मोदी साहब जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिन्होंने भी कश्मीर में यह हमला किया, हम उन तक पहुंचेंगे, हम उनको सज़ा देंगे और इबरत का निशान बनाएंगे। देखिए, अपने लोगों का खो देना और इसके दर्द को महसूस करना, ये हमने भी देखा है बलूचिस्तान में जब होता है, लाहौर में होता है। हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। 80,000 के करीब पाकिस्तानी दहशतगर्दी के जंग में मारे जा चुके हैं। इंडिया का इस वक्त गम और गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वॉर ही क्यों इसका हल नज़र आ रहा है? ये ना 85,000 पाकिस्तानी जंग में मर चुका है। हमारा पठानी सबसे ज़्यादा पठान शहीद हो चुका है, आपको भी पता है और ये सब लोगों को पता है। फिर ये कह रहे ना कश्मीर में हमला हुआ, कश्मीर लोग तो अब एक पंजरे में बंद है ना, एक सारा गैर चापिर सी, मेरे ख्याल 4 लाख 5 लाख पाउच उस गियर चापिर रहे। नहीं, 1-1.5 लाख 1-1.5 लाख है ना, चलो सॉरी।
फिर वो क्या से बंदे गया और वहाँ कोई उसका बंदे कत्ल कर दिया, वो नहीं सकते। लेकिन वो मोदी का एक बदमाशी है, लेकिन ये बदमाशी नहीं चलेगा। उसको मैं पैगाम यहाँ से दे रहे कि नो होश का नाखून ले, कुछ नहीं कर सकते। ये सब धमकी देगा ठेबी में बैठ के, लेकिन कुछ नहीं हो सकते और न कुछ कर सकते। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि हिंदुस्तान एक बेहतरीन सिचुएशन पे जा रहा है। इसका सबसे पहले वजह ये है कि वहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो स्ट्रांग है। अच्छा, पब्लिक जो है जिसको एक्सेप्ट करती है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि जो भी आता है वज़ीर आज़म बन जाता है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया का क्या सिचुएशन है। अच्छा, तो स्ट्रांग लीडर जो भी होता है वो मैच जीतता है। हाँ, क्या बात कर दी, स्ट्रॉन्ग लीडर मैच जीत जाता है फिर। हाँ। हाँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल अच्छे हैं, तो ठीक देखने वालों को मैच सही नज़र आएगा अगर मैच शुरू हुआ तो हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह, कह रहे हैं कि दोनों के पास मिसाइल, अगर मैच हुआ तो देखने वालों को सही मज़ा आएगा। हाँ, जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये कोई क्रिकेट के चौके छक्के नहीं लगने। देखे जंग स्ट्रांग है तो जो बैक साइड पे बैठकर मैच चला रहे हैं उनको भी चाहे आगे आके अपना मुल्क का दिफा करो। हाँ। ठीक है, 24 घंटा बैक साइड में बैठकर डॉलर खाना अच्छी बात नहीं होती है। ना। ठीक है, उनको भी आगे आना चाहिए, अपनी जान दो। मतलब अवाम आगे आ गई है। पब्लिक तो वैसे भी हर वक्त जो है मैच सही खेलती है, इसलिए पाकिस्तान जीत जाता है। लेकिन जो बैक साइड में बैठकर दो नंबरी करते हैं उनको भी आगे आकर मैच से खेलना चाहिए। हाँ, तो अब जो इंडिया फैसला कर रहा है उस फैसले के बारे में क्या कहोगे? देखिए, इंडिया अपने आप को देखकर फैसला करता है होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्ट्रांग जो भी लीडर होता है वो मैच जीत जाता है, क्योंकि वो उसका सोच जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, बाकी हमारा ये यहाँ जो हालात है ये पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। यहाँ बिल्कुल माइनस पे जा रहा है जो कंडीशन है पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान थोड़ा डाउन है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जंग का सूरत हाल ना बने, इससे दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होता है। आपको लगता है, अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने पहले बोल दिया था, मैं नहीं बोलूँगा, आपको लगता है कि ये जंग हो जाएगी या ये जंग जो है स्किप हो जाएगी? देखिए, ये अगर जज्बात में अगर किसी ने फैसला किया तो ये जंग भी हो सकते हैं। जज्बाती हो सकती है। हाँ, जज्बाती जंग हो सकती है, लेकिन जज्बात में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हाँ। दोनों कंट्रीज का नुकसान होगा। हाँ। और दोनों कंट्रीज एशियन है। ठीक है, दोनों कंट्रीज एशियन है, मतलब कि इन शॉर्ट एशियंस का नुकसान होगा। अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्मी एक साइड, इंडिया की अवाम और इंडिया की आर्मी एक साइड, मतलब जो सिचुएशन है दोनों के बीच हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ये मैं भी कह रहा हूँ ना, इंडिया के पब्लिक से पहले वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता है ये मुझे पता है, इसलिए इंडिया आगे जा रहा है। अच्छा। ठीक है, अपने मुल्क के साथ वो गद्दारी नहीं करता। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान का ये सिचुएशन है कि हमारे जो भी अफसर है उसको पैसा चाहिए सिर्फ। नहीं, जंग जब होती है फिर अफसर भी जाते हैं, ये क्या बात हो रही है? अफसर भी जाते हैं, आवाम भी जाती है, सिपाही भी जाते हैं। आज तक किसी अफसर किसी जंग में नहीं मरा, इसलिए तारीख को आप देखो, आज तक कोई अफसर मरा है जंग में? मरा होगा, जाहिर बात है। बीच में एक दो मर जाते ये हैं। निशान हैदर इतने लोगों को मिला है। तो निशान हैदर तो बीच में मर जाते हैं, वो तो जाहिर है। मेरा चाचू मर गए फिर। नहीं, क्यों पीस की तरफ क्यों नहीं हम? अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के बीच, देखिए दहशतगर्दी एक मसला है, उसके अलावा और क्या मसले हैं? दहशतगर्दी जो भी करते हैं वो भी बैक साइड में बैठकर जो ऑफिसर्स है उनका एक प्लान होता है कि हम ये काम करेंगे तो इससे हमारा जो है निशान हैदर बढ़ जाएगा। हम ये पब्लिक को फुतू बनाने, ड्रामा फुतू बनाने का एक डायलॉग है, पब्लिक को फुतू बनाते हैं, ये सब कुछ। मेरे मतलब बात करो, ये मैं सुबह चलाना भी है। आप चलो, नो टेंशन। तो मैंने इतना बोला, तुमने सिर्फ काम की 2-3 बातें की हैं। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, फिर कहाँ ढूंढूं फिरूंगी?
آپ کوئی بیان دو کہ بھائی میں حب الوطن پاکستانی ہوں. ہاں ہم بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے اپنا جتنا کام ہو سکے کر لیں گے, لیکن جو سٹرانگ کام ہے انہی کے پاس ہے, وہی چلا رہے ہیں سچویشن سارا. تو ہم بھی اسٹرانگ ہے, جذبہ ہے. ہمارا جذبہ تو ہے, لیکن ہمارا جو مضمونی جذبہ جن کے پاس ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں, وہی جنگ جیتتے ہیں. لیکن بیک سائڈ میں بیٹھ کر ڈرامے کرنے سے تو میچ نہیں جیت سکتا ہے نا. میچ جیتنے کے لیے سٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب انڈیا دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فضا میں سیٹلائٹ بھیج رہا ہے. 3 سالوں میں 150 سیٹلائٹ بھیجے گا. انہوں نے بولا ہمیں چونٹی بھی اگر زمین پہ چل رہی ہے تو وہ بھی اب نظر آئے گی. اب کوئی دہشت گرد وہاں نہیں جا پائے گا. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی, ملک کو سیکیور کرنا چاہیے, ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے. اپنا کنٹری کا پروٹیکشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر کنٹری کو چاہے کہ اپنا ملک کا پروٹیکشن کرے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پبلک کو فتو بنائے اور ڈرامے بازی چلائے. اس طرح سے کنٹری تباہ ہوتا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا آپ بتاؤ لاسٹ پہ, وار یا پیس, کیا جنگ یا امن؟ ہم چاہتے ہیں امن ہو. امن اچھی بات ہے, جنگ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے وہ دو ملک ہے جو کئی جنگیں لڑ بھی چکے ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اگر جنگ لڑے تو پھر اس سے دونوں کنٹریز کا نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے. دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں شیئر کریں, اور میرا کیمرہ رائٹ بھی دکھائے لیفٹ بھی دکھائے. بھائی جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی بات ہوتی ہے, جو مارکیٹ سے بندہ گزرتا ہے, جس کے کانوں تک میرے سوال پہنچتے ہیں, وہ بڑی دلچسپی سے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ بھائی سین آن ہے, ہونے کیا والا ہے. اور میں یہی کہوں گی ہم پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں گے. انڈیا ہو یا پاکستان, جنگ کی صورتحال نہیں بننی چاہیے. وہاں کا نقصان ہے, یہاں کا کیا کہیں گے. ٹیکنالوجی وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے ہم دہشت گردی بھی روک سکتے ہیں, لیکن یہ ٹیکنالوجی انسان کے خاتمے کے لیے بھی ہے. اگر کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ تباہی بھی پھیلتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کو جس طرح آج یہ پاکستان جس حال میں ہے, یہ اپنے اندرونی بھی مسائل کا اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے. لیکن ہم باہر کے جتنی بھی اقوام متحدہ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان کشیدگی ہے, اس کے لیے وہ ایک اہم اقدام اٹھائے تاکہ یونائٹڈ نیشن آنی چاہیے. ہاں یونائٹڈ نیشن آنے, کیونکہ یہ عام ملکوں کے درمیان جنگ نہیں, یہ ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ ہے, اور ان کو نہیں ٹکرانا چاہیے. نہیں ٹکرانا چاہیے. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دشمنوں کے. غیرت مند قومیں ایسے ہی کرتی ہیں. ہاں یہ بالکل ہے. ہاں لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں دہشت گردی کو کنٹرول ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے. اگر دونوں بیٹھ کے کوئی آپریشن لانچ کرتے ہیں ٹیررزم کے خلاف تو وہ بیسٹ چیز ہے. دیکھیں معصوم لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی, لیکن دونوں کنٹریز کے بیچ کوئی بات چیت نہیں. اب تو بالکل ہی بند ہوگی اس اٹیک کے بعد, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب صورتحال بہتر کبھی ہو پائے گی. ہاں یہ تو ہے, لیکن ہم کو یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم مذاکرات کی طرف چلے جائیں. یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دمکا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم آپ پر اٹیک کریں گے, اور یہ الزام تراشی کرتے ہیں. الزام تراشی کرنا یہ بہت بری چیز ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مذاکرات کریں, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے جو بھی مسئلہ ہو, لیکن مذاکرات کرنی چاہیے. اگر ہم دونوں ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا سولوشنز آپ کو لگتا ہے, اور ہم دونوں کو ٹیبلز پہ لے کے کیوں آئے گا؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان اب بہت دور نکل گئے ہیں سر, کہتے ہیں تیر کمان سے نکل گیا. انڈیا اور پاکستان دونوں میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ملک کے ساتھ وفادار ہیں. حالانکہ آج کل کے دور میں دونوں ممالک میں جو ہے نا وہ وفادار لوگ نہیں رہے نا. پھر بھی اگر دونوں بیٹھ کر بات کریں, اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو ہم کہتے ہیں جو مارم بلوچ صاحب ہے نا وہ سارا کچھ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا والوں نے پلان کیا ہے. انڈیا والوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان والوں نے. یہی چل رہا ہے 78 سالوں سے. اگر یہی چل رہا یہ اس کا صرف ایک حال ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ مختص ہونے چاہیے نا کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں نا. ابھی ہم دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا یہ جنگ وغیرہ ان سب کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ نااہل ہیں. وہ ہم نے ذمہ دار لوگوں کو نہیں بنایا, وہ ہم نے یعنی ایک پردے کے پیچھے جاہل ہیں.
नज़र के सामने तो वो बड़े वो नज़र आते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर फलां हो ना, लेकिन पर्दे के पीछे हम देखें तो वो सारे जायज़ हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी वो होता ना तो फिर ये हालात इस तरह ना होते, ना पाकिस्तान के हालात, ना इंडिया के हालात, ना किसी और मुल्क के हालात। ये सारे इन पॉलिटिकल ये इशूज़ हैं ना, ये सारे इनके पीछे यही वजह है। आप समझते हैं कि जंग, ये जो हालात बने हुए हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं इसके पीछे? हाँ, ये तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का, ये तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। कोई पार्टी एक कह रहा है कि, लेकिन हम बाहर के जितने भी दुश्मन है हम बाहर के लिए एक है। ठीक है, जैसा टेक्नोलॉजी की बात कर ले, चलें इंडिया अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और इंडिया और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी को माइंड में रखते हुए जंग का सोचे तो क्या स्टेटमेंट जहन में बन रही है? या ऐसा है कि उसके पास टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे अफवाज पाकिस्तान भी उसके टेक्नोलॉजी भी उसके साथ है, लेकिन इस तरह है कि उसके साथ हम मुकाबला करते अपना कोशिश करेंगे। जी, इस तरह मैं पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि मुझे तमाम पाकिस्तानियों से ये एक दरख्वास्त है कि खुदारा वो एक कौम बन जाए जो 1947 में कौम बन गई थी, जिसने अंग्रेज़ों को भी इस वतन को अंग्रेज़ों से भी आज़ाद किया, हिंदुओं को इस वतन से आज़ाद किया। अगर फिर से ये एक कौम बन गई, ये बलोच, ये पख्तून, ये पंजाबी, ये कश्मीरी, ये गिलगिती, ये वो इन सब से निकल कर अगर हम फिर से वो नेशन बन जाए जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इक्वलिटी, जस्टिस वगैरह उन सब पर आ जाए, एक नेशन बन जाए, एक पाकिस्तानी बन जाए। कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूँ ना, कोई भी नहीं कहता। हम तो क्या कहते हैं? हम पख्तून खुद को कहते हैं हम पठान हैं, बलूची कहते हैं हम बलूची हैं, बलूचिस्तान वाले सिंधी हम सिंधी, पंजाबी बोलते हैं हम पंजाबी हैं। हालांकि हम सब का मतलब यह है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाक फौज की हिमायत करना, अगर वो सही मायने में हो, सही मायने में तो उसकी भी मुखालिफत करना, जो भी हक पे ना हो उसकी मुखालिफत करना, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमने एक नेशन बनकर उसके साथ उसके वन नेशन क्यों नहीं बन पाए? चलो खुद ही बताओ ना, आप कह रहे हो कि वन नेशन बन जाओ। सर 78 साल हो गए, वन नेशन के लिए भी स्ट्रगल हो रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अब बात करती है 78 साल हो गए ना, 1445-46 साल गुजर गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक कौम नहीं बन सकी। आप पाकिस्तान की क्या बात करती हो? पे मुसलमान एक उम्मत नहीं बन रही कि पहले चार मजहब है, उसके अंदर फिर फिरके हैं, फिरकों के अंदर फिर फिरके हैं, फिर ये कौम किस तरह एक बन जाएगी? पाकिस्तान की तो अभी 78 साल हो, और वो मेहनत नहीं हुई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। हमने उम्मत को एक नहीं किया तो फिर ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को किस तरह एक करेंगे? और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पॉलिटिकल बंदे हैं। ठीक हो गया? तो अब आपको क्या लगता है, अगर हम पॉलिटिकल बयानात को सही तरीके से डिलीवर करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सेंसिटिविटी बनी हुई है वॉर वाली, ये कम हो सकती है? हाँ, बिल्कुल कम हो सकती है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे पर ताने करें। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो जंगों के जरिए पहले हल होती थी वो आप बातचीत के थ्रू ना वो हल करें। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, या फॉर एग्जांपल अगर मुल्क के अंदर चाहे वो कोई मसले हो या फिर मुल्क के बाहर हो, दोनों सूरत में आप बातचीत करके ना वो एक मसला हल करें। ऐसा ना हो कि आप भी जाहिलों की तरह बंदूकों और जंगों की बात करें, फिर इस तरह तो दोनों मुल्क तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी ना। ये बात है। इंडिया पाकिस्तान का टकराना दुनिया की तबाही है। दुनिया की तबाही तो इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास चाइना की सपोर्ट है, ईरान की सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल दूसरे ममालिक की, इस्लामी ममालिक की सपोर्ट होगी, इंडिया के साथ अपने वो जो है ना पड़ोसी ममालिक है जिसके साथ उसके वो बंदे हैं, हाँ, फिर इस तरह तो दोनों टकरा जाएंगे, सुपर पावर टकरा जाएगी, तीसरी जंग अज़ीम हो गई, सारी दुनिया तबाह। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे ये तो है कि इससे वर्ल्ड वार 3 का खदशा भी हो सकता है, क्योंकि इसके सामने बहुत बड़ी लड़ाई है इसके पीछे। तो ये जितना भी हो सके डिप्लोमेटिक इशू ये बातचीत से हल करे, वो भी धमकाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप करना नहीं चाहिए हमको। कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप वॉर वाला नहीं उठाना चाहिए, आप यही कहेंगे। बहुत खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो मच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमी सफ़र करती है तो मिल बांट के कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की बात को मैंने लास्ट टाइम भी बड़ा प्रेस किया था और आज भी, कि उन्होंने बड़ा मैच्योर किस्म का सेंटेंस दिया है कि हम जो है इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। जो वज़ीर आज़म का पैगाम है वही हमारा भी पैगाम है, और पहलगाम जो टेरर अटैक है उसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, हम भी कंडेम कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कंडेम किया है। तो आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। आज के मेहमानों की राय आपको कैसी लगी, ज़रूर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मिलता है प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।